अब बारी है पश्चिमी भारत को जानने की। एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो सर्वे पश्चिम भारत में किया है, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि पश्चिम भारत में 78 लोकसभा की सीटें हैं। कौन कौन से राज्य पश्चिम भारत में आते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। गोवा, जिसमें 2 लोकसभा की सीट है। गुजरात, जिसमें 26 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, उसमें 2 लोकसभा की सीटें हैं। तो यह आंकड़ा हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हुए हम उस सवाल पर आ जाते हैं कि अगर डायरेक्ट चुनाव करा लिए जाएं तो लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग चुनेंगे या फिर राहुल गांधी को चुनेंगे, इस पर आ जाइए। महाराष्ट्र में 55% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी 30% लोगों की पसंद है। दोनों नहीं कहने वाले 6% लोग हैं और पता नहीं में 9% लोग हैं। गुजरात में जो 63% लोग नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चुनेंगे, राहुल गांधी को 32%, दोनों नहीं कहने वाले 4% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 1% लोग हैं। गोवा की बात करें तो उसमें 50% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, 28% लोग राहुल गांधी को चुनेंगे, 1% लोगों का यह कहना है कि दोनों नहीं और पता नहीं कहने वाले 21% लोग हैं। आगे की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर अखिलेश के पास। शुक्रिया विवेक आपका। तो अब देखिए, अब आपके सामने, दर्शकों के सामने हम वो आंकड़े रखने जा रहे हैं जिसका लंबे वक्त से तमाम लोगों को इंतजार था। पश्चिमी भारत की अब बात होगी। पश्चिमी भारत में अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो इस रायशुमारी के मुताबिक आंकड़े क्या गवाही देते हैं, जरा उस पर आप गौर फरमाइए। ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने। सबसे पहले वोट प्रतिशत, एनडीए 46% वोट जाता हुआ एनडीए के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और अन्य की मैं बात करूं तो अन्य के खाते में 17% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यह तो वोट प्रतिशत की बात हुई, लेकिन पश्चिमी भारत की इन 78 सीटों को अगर हम कन्वर्ट करें, वोट परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट करें तो किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है वो देखिए। अब आपके सामने क्या आंकड़ा आता है। एनडीए, सबसे पहले एनडीए गठबंधन की हम बात करेंगे, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता हुआ जा रहा था। सीटों में जब कन्वर्ट करते हैं तो 45 से 55 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही, यानी बीजेपी और सहयोगियों के खाते में। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 25 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं और अन्य के खाते में 0 से 5। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीर पश्चिमी भारत की नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम की। अब हम सब जानते हैं कि सूरज तो पूरब से उगता है, लेकिन पश्चिम में राजनीतिक सूरज किसका उठान पर है, कुछ उग रहा है या ढल किसका रहा है, ये दिलचस्प बात है, ये देखने वाली बात है पश्चिम भारत की। जैसा अखिलेश अभी आपको बता रहे थे, कुल मिलाकर 78 सीटें हैं। हमने डेली ट्रैकर भी किया है, लेकिन तफसील से जो लोगों से उनकी राय जो हमने मांगी, जो ये ओपिनियन पोल किया 2024 का, वो हमने किया महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद नंबर महाराष्ट्र का ही आता है, 48 सीटें। और इन 48 सीटों में जो बीजेपी का गठबंधन है, और बीजेपी के साथ कौन है, शिवसेना का एक धड़ा जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गया, वो मुख्यमंत्री हैं, और एनसीपी का अजित पवार गुट, कुल मिलाकर इनके पास 37% वोट। और कांग्रेस गठबंधन जो है, या मैं कहूं शिवसेना का जो गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस, इनके पास 41% वोट बैंक, 4% की बढ़त। बीजेपी के गठबंधन को 19 से 21 सीटें मिलेंगी और महाविकास अघाड़ी को 26 से 28। और यहां पर 2019 की तस्वीर भी आपको याद दिला दूं, एनडीए के खाते में बीजेपी गठबंधन, तब बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में थी, 25 सीटों पर लड़ी, 23 जीत गई थी। शिवसेना 23 पर लड़ी, 18 पर जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर एनडीए को 42 सीटें मिली थी। तो आधी होती दिख रही हैं ये सीटें, लेकिन इसकी भरपाई सीधे सीधे गुजरात करता दिख रहा है। 2019 का जो इतिहास है वो दोहराया जा रहा है। वहां पर एक बार फिर 26 सीटें हैं, 26 की 26 बीजेपी की झोली में जाती दिख रही हैं। चर्चा में मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, जिन्होंने हमारे लिए ये सर्वे किया है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे,
और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। ये 3 लोग तो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और जो राजनीतिक मेहमान हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले यशवंत, मैं एक चीज पर क्लैरिटी चाहूंगा। ये 19 से 21 सीट बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में, और जो महाविकास अघाड़ी है उसको 26 से 28, इसमें बीजेपी की कितनी, एनसीपी अजित पवार गुट की कितनी, शिवसेना शिंदे गुट की कितनी, क्या वो भी हमने फर्क किया है? ये नहीं बताया जा सकता संदीप। साधारण उसका मुख्य कारण यह है कि पहली बात तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज क्लैरिटी नहीं है कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है। नंबर 3 ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस सीट पे जो लड़ रहा है उसके सामने वाला किस सीट पे कौन लड़ रहा है। तो ये महाराष्ट्र का गणित थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि आप जानते हैं 2 पार्टियां जो टूट गई उसमें जो असली हैं वो असली कह रही हैं हम हैं, सामने वाला जो उसका अधिष्ठाता है वो कह रहा है हम नकली नहीं हैं, हम असली हैं। एक तो महाराष्ट्र की उठापटक बहुत ज़्यादा हो रखी है। दूसरी चीज़, बीजेपी जहां पे खुद अपने सिंबल पे लड़ेगी, क्या उतनी ही ताकत उनको मिलेगी शिंदे और अजीत पवार के कैंडिडेट्स को, इसको अभी कहना मुश्किल है। उसी तरीके से जो महाविकास अघाड़ी है उसके जो सीटों का बंटवारा है वो कैसा होता है ये देखने लायक होता है। क्या अजीत पर अभी पवार एडवांटेज महाविकास अघाड़ी दिख रही है, और जितनी मजबूत सहयोगी या घटक शिवसेना बीजेपी के लिए साबित हुई थी, पहले तो शिवसेना बिग ब्रदर था महाराष्ट्र में, वो मजबूती एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट नहीं दे पा रहे हैं एनडीए को। देखिए ये बढ़त तो एमवीए की अभी है, इसमें कोई संदेह भाई नहीं। आधे में आ रहे हैं ना, 42 से बिल्कुल 19 से 21 पर आ गए, बढ़त है उनकी। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है कि हमारे ट्रैकर में हमने जब से महाराष्ट्र के उठापटक को ट्रैक करना शुरू किया है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और एनडीए के बीच का जो गैप था वो एक समय में मतलब शुरुआत में 17-18% का गैप लग रहा था, और वो कम होता जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर तो ये है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये गैप ये मेंटेन रहेगा अरिथमेटिक में या ये कम होगा, ये आने वाले समय में ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस किस सीट के ऊपर बीजेपी के सामने क्या कांग्रेस। देखिए सबसे कमजोर पक्ष क्या होगा मैं आपको बताऊं संदीप, बीजेपी और कांग्रेस का जहां मुकाबला होगा वहां बीजेपी का अपर हैंड रहेगा। पहली बात तो ये, बीजेपी एनसीपी के सामने कमजोर पड़ती है पश्चिम महाराष्ट्र में, वो प्रयत्न करेगी कि उन जगहों पे अजीत पवार को आगे करके उन पर मामला आगे बढ़ाएं। और बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट का जहां सामना है, बीजेपी शिवसेना का आमना सामना जहां होगा वहां कांटे के मुकाबले में बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन जहां उद्धव सेना और शिंदे सेना का मुकाबला आमने सामने होगा वो मुकाबले में अभी भी उद्धव सेना शायद भारी पड़ेगी। तो एक सिंपैथी और वो जो देखिए मेरे शब्द नहीं है पर राजनीति में और राजनीतिक दलों के शब्द, वो गद्दारी या भगोड़े होना, वो एक सिंपैथी और वफादारी, क्या ये एक बड़े फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? देखिए फैक्टर्स तो बड़े हैं, लेकिन संदीप एक चीज को हमें यहां समझना बहुत जरूरी है कि हम अंत में बात कर रहे हैं, अभी चाहे माहौल कुछ भी हो, अंत में बात कर रहे हैं हम लोकसभा चुनाव की। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब भी असेंबली इलेक्शन उसके 6 महीने के बाद में ही आएंगे, उन दोनों का कलेवर भी संदीप अलग होगा। हम ये बात न भूलें कि अभी तक शिवसेना कांग्रेस के अलायंस में एक्चुअली में चुनाव नहीं लड़ी है, क्योंकि पिछला चुनाव जो महाराष्ट्र का विधानसभा हुआ था वो शिवसेना बीजेपी अलायंस चुनाव जीतने के बाद में तोड़फोड़ सारी हुई, लेकिन शिवसेना का मौलिक जो वोटर आधार है वो एंटी कांग्रेसिज्म के ऊपर है। उनका वो विचारधारा का मिलान हो पाता है कि नहीं, ये और वही स्थिति एनसीपी और बीजेपी की भी है। एनसीपी का वोटर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देगा, ये थोड़ा सा अभी मेरे लिए हजम करना मुश्किल है, जितना मेरे लिए ये हजम करना मुश्किल है कि शिवसेना का ओरिजिनल वोटर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे देगा। तो 2 जगहों पे सबसे ज्यादा भगदड़ मचेगी, जिन जगहों पे एनसीपी का कैंडिडेट होगा
और वहां पे बीजेपी अपने समर्थकों को बोलेगी अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट दो। यहां पे देखने लायक होगा क्या होगा। दूसरी बात, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां पे उद्धव ठाकरे जाकर के अपने शिव सैनिक को बोले कांग्रेस को वोट दो, यह बड़ी विचित्र स्थिति होगी। इन दोनों जगहों पर मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान, लेकिन वो सीटें कितनी होंगी, कौन सी होंगी, ये चीजें अभी हमको पता नहीं है। आने वाले 3 महीने में से अभी खैर देवेंद्र फडणवीस ने कहा 26 सीटें हम और बाकी 22 सीटें हम गठबंधन को दे सकते हैं। अब वो होगा नहीं होगा, गठबंधन मानता है नहीं मानता है, ये भी देखने वाली बात होगी। एक दिलचस्प आंकड़ा और आपको बता दूं, पहले तो खैर मैं महाराष्ट्र पर ही चर्चा सीमित रखूंगा, लेकिन हम पूरब पश्चिम और दक्षिण की बात करें, ये 363 सीटें हैं, इनमें अभी और भी आ जाती हैं, पर सिर्फ मैं पूरब पश्चिम और दक्षिण की बात करूं तो एनडीए 145 से 175 और इंडिया 145 से 175। यह बड़ी एक दिलचस्प चीज दिखाई दे रही है। देश के 3 हिस्सों में बीजेपी के अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया बराबरी पर खड़े हैं। तो क्या उत्तर भारत ही नैया पार लगाएगा एनडीए की, या इंडिया वहां कुछ कमाल कर पाएगा? यह भी आने वाला वक्त हम आपको वो तस्वीर, फिलहाल की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव, कमजोर कड़ी आप साबित हो रहे हैं क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए? आपका गठबंधन पीछे है इंडिया के मुकाबले, महाविकास आघाड़ी के मुकाबले। मैं सोचता हूँ संदीप जी, देखिए बात सच है कि जो सर्वे होते हैं उनमें कोई ना कोई फैक्ट्स होते हैं, और वो चूंकि ग्रास रूट लेवल पे बातचीत करके इनपुट निकाला जाता है, तो मैं उस सर्वे के जो भी परिणाम है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये बात जो कहना चाहता हूँ कि जब से एनडीए के साथ एकनाथ शिंदे साहब और हम लोगों का जब से गठबंधन हुआ है, उसके बाद से जो ज़मीनी हकीकत है उसमें बहुत बदलाव आया है। क्योंकि हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं उन्होंने मानसिक रूप से अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया, और यही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना का भी है। उन्होंने मानसिक रूप से अपने को इस बात के लिए तैयार किया है कि हम सब लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य भी पैदा हुआ है, और एक ये भावना भी पैदा हुई है कि हमको यहाँ पर बेहतर परिणाम देना है। 2-4 तो मुझे फिलहाल अभी पहले नहीं किया था सर्वे, ये भी ताजा सर्वे है। जो आपकी तैयारियां हैं उनका संज्ञान लिया है हमने इस सर्वे में। बृजमोहन भाई, नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको संदीप भाई अपने लिए आई ओपनिंग मानता हूं कि हमको एक जानकारी मिली है। अब हम इसको और भी बेहतर तरीके से देखेंगे कि कहां ऐसी कमी आई है और उस कमी के पीछे क्या कारण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की रणनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हम 48 में से बेहतर सीटें जीत के निकलेंगे, और वहाँ जो भी आंकड़े हैं उनमें हमारा एनडीए वहाँ पे INDIA के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीतेगा। इसका वोटर के सर्वे सर्वा हैं, वो कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात को लेकर आएगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं बीजेपी को, लेकिन एनसीपी अजित पवार गुट जिसके आप महासचिव हैं और बीजेपी, इनका मिलान कैसे होगा? एक दूसरे को साथ मिलकर लड़ते हुए और एक दूसरे के लिए वोट मांगते दिखेंगे, मराठा उससे कितना मानने वाला है? यह हजम कर पाएगा क्या? देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं, इस गंभीरता को हम लोग समझते हैं कि ये एक गंभीर मुद्दा है, और इसी को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब से जुलाई से, जब से हम लोगों का गठबंधन हुआ है, जब से हम लोगों ने एनडीए के साथ काम किया है, तब से लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं को, कई बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। अभी करजत में हम लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसपे करीब हम लोगों ने अपने 1000 कार्यकर्ताओं को, जो कि हमारे जो ऑफिस बेरर्स थे उनको बुलाया था। वहाँ इंटरेक्शन लगातार चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि उसके मेरे सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। सीटों का बंटवारा, वो फॉर्मूला खाका तय हो गया। आप कितनी सीट लड़ेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ शायद इस मुद्दे पे अभी मेरा अपनी तरफ से कुछ भी कहना शायद ठीक नहीं होगा, पर चर्चा तो चलेगी। जब राजनीतिक रूप से हम लोग साथ काम कर रहे हैं
तो इस मुद्दे पे हमारे जो आदरणीय नेतागण है वो बैठ के बात भी करेंगे। कृष्णा आने वाले हेगड़े, दिनों में देखने को मिलेगा। शिवसेना शिंदे गुट की बात हो गई बीजेपी से, कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? संदीप जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कोई नए बीजेपी के साथ नहीं हैं। हम 38 साल से बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और 2019 में भी हमने साथ में ही लड़ा था। बीजेपी का जो वोट शेयर है, हमारा वोट शेयर है, वो 50% है महाराष्ट्र में, और अजीत दादा पवार का जो एनसीपी है वो 16% था, जो उनको गए इलेक्शन में मिला था। दूसरी बात यह है कि जो हमने मुद्दा लड़ा था, हमने नरेंद्र मोदी जी को हमारा नेता मानकर हिंदुत्व के मुद्दे पे और बाला साहब के विचार पर 2019 की इलेक्शन लड़ी थी। आज उद्धव जी ने क्या किया कि वो जाकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए। वही कांग्रेस जो सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और आज ऐसा हुआ है कि उद्धव जी अभी जाएंगे 2024 में, तो क्या बोलेंगे महाराष्ट्र की जनता को कि गए बार हमने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा और इस बार हम कांग्रेस के साथ हाथ मिला के आपके पास आए। मुझे एक चीज बताइए ना, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सुनिए ना कृष्णा भाई, आपने कहा कि हम तो 2019 में भी चुनाव लड़े, 38 साल पुराने हम बीजेपी के सहयोगी हैं, यानी कि असल शिवसेना आप हैं, उद्धव तो कुछ नहीं है, मान लेता हूं। तो एक मिनट सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो सवाल तो सुनने का थोड़ा धैर्य तो रखिए। तो पिछली बार बीजेपी 25 लड़ी, आप 23 लड़े थे, तो इस बार 23 सीटों पर लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़े? देखिए, फिर तो 23 पर आपको लड़ना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी हमारे साथ आई है, तो हमें पता है कि तीनों भाइयों को जो है वो सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं है कि उद्धव ठाकरे के जैसे संजय राउत ने बयान दिया कि 23 हम लड़ेंगे और 10 एनसीपी और शरद पवार साहब के फैक्शन और 10 कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को 10 सीट मान्य है क्या महाराष्ट्र में? कहाँ जाएंगे उनके नेता? कितनी सीट मान्य है? अभी तो 13 सांसद आपके साथ हैं। अरे इसलिए ना, और संजय राउत जो कह रहे हैं पर तो कम से कम लड़ना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे, और 13 पर लड़ेंगे, 15 पर, 18 पर, कितनी, वही तो जानना चाह रहा हूँ। वो हम डिसाइड करेंगे। अभी हम अभी डिसाइड नहीं हुआ। 3 भाई है, जैसे चाय में शक्कर मिलता है उसी तरह हम घुल जाएंगे और अच्छी मिठास रहेगी। तो यहाँ पर ये सवाल मैं जानबूझकर प्रदीप जी इसलिए पूछ रहा था कि इंडिया वालों से ये पूछा जाता है सीटों का बंटवारा कब होगा। महाराष्ट्र तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अहम राज्य है राजनीतिक लिहाज से, एनडीए का भी बंटवारा नहीं हो रहा है और खुलकर कोई अभी कुछ बताने को भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र चिंता का सबब हो सकता है क्या? जो ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं, 42 के मुकाबले लगभग आधे में इंडिया का आ जाना, एनडीए का आ जाना, क्या ये चिंता का सबब है? और सीटों का बंटवारा अभी यहाँ भी साफ होता नहीं दिख रहा है। इस सर्वे के आंकड़े तो ये कह ही रहे हैं कि चिंता का सबब है, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट जो है अभी किसी करवट पूरी तरह से बैठा नहीं है। उसको सेटल होने में थोड़ा समय अभी और लगेगा। जो ये 2 पार्टियां टूटी हैं, एनसीपी और शिवसेना, इनके जो धड़े बीजेपी के साथ आए हैं, ये अपने साथ विधायक और सांसद तो लेकर आए हैं, क्या वोट भी लेकर आए हैं? एक सवाल। दूसरा, उससे महत्वपूर्ण सवाल मुझे जो लगता है कि जो वोट लेकर आए हैं उसकी सिनर्जी बनेगी क्या बीजेपी के साथ, उससे तय होगा कि नतीजा क्या होगा। अगर सिनर्जी बनेगी तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन जो है वो नंबर 1 पर होगा। सिनर्जी नहीं बनेगी तो जो अभी सर्वे में दिखाई दे रहा है उसी तरह के नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर मामला ये है, अभी ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें जो दिखाई दिया कि उसमें जो है ये गठबंधन आगे था। यानी एक टेस्ट हुआ है छोटा सा केवल कि मतदाता किस तरह से बिहेव करेगा। अब लेकिन वो लोकसभा चुनाव में उस तरह से करेगा, इसके बारे में ये पूरा इंडिपेंडेंट भी होते हैं, बाद में अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, वो सब मामला होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा सेटबैक लग गया हो इस एनडीए को, ऐसा उस चुनाव में दिखाई नहीं दिया। सीटों का बंटवारा पेच साबित हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि सीटों का बंटवारा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। 1-2 सीट इधर उधर जो है वो एडजस्ट करने के लिए तीनों तैयार हो जाएंगे। तीनों को मालूम है कि अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे तो तीनों डूबेंगे, अगर मिलकर लड़ेंगे तो तीनों के आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि जो शिवसेना का गुट है और एनसीपी का,
उनकी नज़र ज़्यादा विधानसभा चुनाव पर होगी। बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अभी आने किसी भी वक्त आ सकता है, कहने को वो आ रहा है बड़े महीनों से, राहुल नार्वेकर को अभी फैसला भी लेना है, उस फैसले को लेकर सख्ती भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या वो भी कुछ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेगा, फैसला स्पीकर को लेना वही 10 जनवरी तक। वही, और अगर वो नहीं लेते, जैसी टालमटोल चल रही है या जो फैसला मुझे नहीं लेते लगता कि नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब उसने एक डेडलाइन तय कर दी है तो 1.5 साल तो बीत गया, उनको जो है फैसला तो लेना ही पड़ेगा, वो उसको टाल नहीं सकते। तो वो भी, वो क्या हमने फैक्टर इन किया है अपने सर्वे में? ये फैक्टर इन इस पूरे करने में इतने सारे इक्वेशन, जैसा प्रदीप जी ने अभी बोला कि महाराष्ट्र में जैसे मत दिया गई है राजनीति, और ऐसी मथी गई है जिसमें उनके न केवल पार्टियों के स्ट्रक्चर हिल गए हैं लेकिन उनके कोर वोट के स्ट्रक्चर हिल गए। ऐसे में अगर आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति को केवल 2 चीजें बताओ यशवंत जहां पे ध्यान रखना क्या होगा, तो मैं कहूंगा 2 चीजों पे ध्यान रखिए। पहली बात कि कितनी सीटों पे कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ती है और वहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे का वोटर क्या करता है। नंबर 1, कितनी सीटों पे अजीत पवार के लोग चुनाव लड़ते हैं और वहां बीजेपी का वोटर क्या करता है। इन 2 के अलावा मुझे लगता है कि अलाइनमेंट सही हो जाएगा, लेकिन ये जो सीटें हैं इनमें भरा पूरा विरोधाभास रहेगा। और हम भी एज ए पोलस्टर भी हम लगातार इस बात पे ध्यान रखेंगे अपने ट्रैकर में कि अंत में सीटें किसको बढ़ती हैं। तो कांग्रेस की सीटों पर जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट होने वाला है, क्या वहां पर शिवसेना का उद्धव ठाकरे का समर्थक एक्चुअली में शिवसेना को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा या नहीं, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सिमिलरली जहां बीजेपी ने अजीत पवार के लिए सीटें छोड़ी हैं, वहां बीजेपी का वोटर क्या अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट देगा? क्या नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के नाम पर वो एक कड़वा घूंट पी जाएगा? ये जो है नीलकंठ बनने की जो तैयारी है सारे वोटर्स की, ये दोनों ये कठिन है इसको आंकना, इसको अतुल लोंढे पाटिल वो शरीर के जिस भी हिस्से में बाँछें होंगी वो थोड़ी खिली होंगी। मतलब हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में आप बड़े उत्साहित थे पर नतीजे माकूल नहीं आए, पर महाराष्ट्र में आपने बढ़त बनाई हुई है, इत्तेफाक रखते हैं या इससे ऊपर का भी डंका पीट रहे हैं? नहीं, देखिए अभी जो चर्चाएं चल रही थी उसमें सिनर्जी की बात हो रही थी संदीप। तो सिनर्जी के लिए क्या हुआ है ये भी थोड़ा सा 219 के बाद जब महाविकास आघाड़ी आई और टूटने के बाद शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी टूटी, कुछ चुनाव हुए हैं। हमारे यहाँ हमारा जो सभागृह है वो बाइकैमरल है, हमारे विधान परिषद और विधानसभा है, और चुनाव हुए हैं एक जब दोनों धड़े साथ में थे तब, और एक दोनों धड़े टूटने के बाद। और दोनों वक्त जहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था, जैसे नागपुर में तो बीजेपी और कांग्रेस ही है, विदर्भ में ज्यादातर, और थोड़ा थोड़ा शिवसेना, थोड़ा एनसीपी है, एनसीपी बहुत थोड़ा है। वहां पर हमने टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीता, वहां पर हमने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीता। अमरावती में मिनिस्टर थे खड़े, एकदम करीबी देवेंद्र फडणवीस के डॉक्टर रंजीत पाटिल, वो भी बड़े अंतर से जो है अमरावती का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही। ये एक बात। दूसरी बात हुआ हमारा बाय इलेक्शन पुणे का कस्बा में, तब एनसीपी साथ में था, लेकिन कांग्रेस लड़ा वो भी 28 साल के बाद में कांग्रेस ने वो करीब 11,400 वोट से वो सीट जीता। एक और कोल्हापुर में हुआ, कोल्हापुर में जाधव जी के डेथ के बाद मतलब आप ये कह रहे हैं विचारधारा का परस्पर विरोध अब खत्म हो चुका है। 4 साल से ये महाविकास आघाड़ी जो आज मौजूदा शक्ल है, इसमें टूट फूट तो खैर हुई पर वो लगातार जारी है। तो 4 साल में वैचारिक जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई है। नहीं, वैचारिक दिक्कतों की बात जहां तक है उससे अलग कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। आप एक बात समझ लीजिए कि सिनर्जी की बात हो रही है, तीनों चारों कार्यकर्ता जिस तरह का एक विश्वासघात हुआ है उसके लिए जो कार्यकर्ता साथ में खड़ा है, पवार साहब के साथ में खड़ा है या उद्धव जी के साथ में खड़ा है, वो पूरी ताकत से काम कर रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी साथ में काम कर रहे हैं। ये कोई विचारों की वजह से टूटा नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि हिंदुत्व बचाने के लिए अब्दुल सत्तार गए, हसन मुशरिफ गए हिंदुत्व बचाने के लिए। ये किसी और को बताइए। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का है। एक तो ऐसी मजा बताता हूं आपको मैं बात कि इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है ईडी के। ऐसे नोटिस शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गए और बेचारे सीधा जाके बैठ के सूरत चले गए और सूरत से गुवाहाटी, गोवा, मुंबई ऐसे आए हैं। तो इनकी हिम्मत तो स्थानीय चुनाव लेने की नहीं हो रही है, कोर्ट में प्रस्तुति नहीं हो रहे हैं, सीटों का बटवारा हो गया।
महाविकास अघाड़ी में तीनों जो दल हैं कितनी सीट लड़ेंगे? हमने एकदम स्पष्ट तरीके से बात रखी थी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वहां पर मुझे भी बैठने का मौका मिलता है। स्पष्ट तरीके से फॉर्मूला है, जो जहां जीत सकता है वो वहां लड़ेगा। ये लड़ाई अलग है। कौन कितना जीतेगा ये कोई अहम बात नहीं है। कौन कहां से जीत सकता है वही वहां लड़ेगा। कौन कहां से टक्कर दे सकता है वो लड़ेगा। जहां से शिवसेना लड़ेगी वहां एनसीपी और कांग्रेस। सीधा फॉर्मूला तो ये होता है कि भाई 48 सीटें हैं, आप 3 दल हैं तो 16-16 सीटें लड़ेंगे, या बिग ब्रदर शिवसेना को मान लिया जाएगा, उद्धव गुट को। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, यहाँ पे बिग और स्मॉल कुछ नहीं है। बिग और स्मॉल एकदम क्लियर बात है। जो जहां से जीतेगा वो वहां से लड़ेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, ये आपके गठबंधन में शिवसेना ने ज्यादा सीटें जीती थी, 23 पे लड़ी, 18 जीती थी। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन बहुत अलग है। फिर ऐसी बात है तो उनसे पूछिए, रामटेक कौन लड़ेगा? शिंदे गुट लड़ेगा या फिर बीजेपी लड़ेगा? तो मतलब अभी पेच है, कौन लड़ेगा? वही तो देखिए, यहीं पे तो पेच आ जाते हैं ना अतुल भाई। इसलिए मैंने ये सवाल ऐसे ही थोड़ा अनायास थोड़ा पूछ लिया। आनंद दुबे, तो सीटों का बंटवारा, आपकी बढ़त तो बनी हुई है, पर सीटों का बंटवारा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, असल खेल अभी वो तय करेगा कि आंकड़े यही रहते हैं या इसमें कुछ और फेरबदल होता है? संदीप भाई नमस्ते। सबसे पहले तो आपके सी वोटर्स के और एबीपी के सर्वे को सम्मानपूर्वक बधाई देता हूं। बहुत ही सटीक सर्वे आपने दिखाया है। 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी, जो इस समय दिसंबर के महीने में घटकर 21 आ गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने वाली है या उनकी सरकार या उनकी बहुत बड़ी संख्या आने वाली है। इससे स्पष्ट है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का एक वोट बैंक है। 27% वोट बैंक 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 21% के करीब शिवसेना रही। दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छी 41 सीटें जीती। लेकिन अब कहानी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास उनके 27% वोट होंगे, अगर वो ऐसा मानते हैं कि भाई हमें कमजोरी नहीं, हो सकता है उनके हों। लेकिन उनके जो ये दो सहयोगी हैं, एनसीपी और शिवसेना कथित, इनके पास वोट नहीं है संदीप भाई। और इसकी मार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर होगी और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और शरद पवार साहब की एनसीपी को होना तय है। तो एक प्रकार से ये तो आज दिसंबर का आपका सर्वे है, मार्च तक देखिएगा, क्योंकि दो बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। एक, विधायकों की अपात्रता का प्रश्न चिन्ह भी खड़ा है, जो 12 जनवरी से पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है और अजीत पवार जी की जो पार्टी है, उसमें किस प्रकार भगदड़ मचेगी, एक बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है मराठा आरक्षण का। कई बार मनोज जरांगे पाटिल जी ने अल्टीमेटम दिया, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनका भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तलवार भी बहुत है ना? बड़ा एक ये मराठा आंदोलन पिछड़ों को किस तरह से सुनिए संदीप भाई, लामबंदी कर देगा, इसीलिए सब संभल कर बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, वो बोल रहे हो, लेकिन हम समझते हैं कि इसका एनडीए को नुकसान होना तय है। जितना एनडीए को नुकसान होगा उतना महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। और मैं आपको दावे के साथ बड़ी जिम्मेदारी, अदब और विनम्रता से कहता हूं कि जब मार्च का सर्वे आप दिखाएंगे तो 38 और 10 का आंकड़ा जरूर आएगा। 38 इंडिया गठबंधन, 10 एनडीए गठबंधन। देखिए, हम बाकियों की तरह नहीं है कि इनके पास एक भी नहीं आएगा। गुट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये मेरा अधिकार तो नहीं है कि टेलीविजन चैनल पर बैठकर मैं बयान दूं, लेकिन 23 सीटें हम 2019 में लड़े थे, उसमें से 18 हम जीते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जितना लड़ता है, जितना जीतता है, उसकी भागीदारी भी उतनी होती है। 18 में से 13 तो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, बोर्ड होती है। नहीं, 18 में से 13 तो एकनाथ शिंदे के साथ सर, वो शरीर लेके गए हैं। अच्छा, 18 में से 13 जो शरीर लेके गए हैं, उनके साथ जनता नहीं है, विचारधारा नहीं है। शरीर के जाने से क्या होता है, आत्मा तो हमारे पास है। जिस प्रकार नगर सेवक जा रहे हैं, एमपी एमएलए जा रहे हैं, वो पार्टी नहीं होते। हम तो यही चुनाव आयोग से कहते थे कि महाराज, एक बड़ा पेच है। पर उसके अलावा अभय दुबे, जो बात अभी दुबे कह रहे थे और वो सही भी कह रहे हैं, ये दो जो चीजें हैं, एक तो विधायकों की अपात्रता जी,
और मराठा आंदोलन, वो क्या इन आंकड़ों को घुमा भी सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी चीज़ें बिल्कुल अनिश्चित हैं। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी, प्रदीप जी कह रहे थे, यशवंत जी कह रहे थे, अभी चीज़ें अनिश्चित हैं। जब तक सीटों के ठीक से बंटवारे ना हों, अभी ये भी नहीं ठीक से पता है कि जो जनाधार गए हैं उन जनाधारों का किससे जुड़ाव होगा और किससे अलगाव होगा, वो कहाँ पे किस मुकाम पर। एक तस्वीर तो दिखती है कि ये कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं एनसीपी। देखिए, जो तस्वीर दिखती है उसकी रीडिंग मेरी थोड़ी अलग है। हाँ। मेरा कहना है कि जहां जहां पर गैर भाजपा शक्तियों का एक गठजोड़ बना हुआ है, भले ही उनमें सीटों का बंटवारा अभी ना हुआ हो, वो बंटवारा होने के लिए भी जल्दी भी है? तो वहां पर मुकम्मल एक गठबंधन बना हुआ है, वहां पर वो एनडीए को करारी टक्कर दे रहा है और मोटे तौर पर आगे भी दिखाई पड़ता है। हाँ। अब बिहार को देख लीजिए। हाँ। बिहार में एक महागठबंधन बना हुआ है और वो आगे है। हाँ, वो आगे है। हाँ, आगे, अब कितना आगे, क्या आगे, ये चर्चा हो सकती है, लेकिन वो आगे है। महाराष्ट्र में गठबंधन बना हुआ है, वो आगे है। पंजाब में गठबंधन नहीं है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं है, बहुत सी जगहों पे गठबंधन नहीं है। गठबंधन बनने की संभावना है लेकिन गठबंधन नहीं है। इसलिए यशवंत जी कितना भी सर्वे कर ले, गठबंधन नहीं होगा तो वो तो जैसी स्थिति है पार्टियों की उसी हिसाब से वो दिखाएंगे। अब इसी में 3 राज्यों की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का और उत्तर भारत का हाल हम 8 बजे दिखाएंगे, पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन ये अपने आप में दिलचस्प है, क्या पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत की 363 सीटों में एनडीए और इंडिया बराबर पर हैं? देखिए, इस सर्वे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये सर्वे जो अभी ऊपर आंकड़ा दिखाया जा रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ और इंडिया गठबंधन दोनों बिल्कुल बराबर बराबर खड़े हुए हैं, दोनों बराबर पूर्वी भारत में और जो उत्तर भारत है, इंडिया ने ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वो तो सब सर्वे के आंकड़े 2 दिन से चल ही रहे हैं। हाँ। और जो उत्तर भारत है, जो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बड़ा कैचमेंट एरिया है, बहुत ही शक्तिशाली है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। जब वहां के आंकड़े इसमें जोड़े जाएंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ रॉकेट की तरह आगे निकलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये स्थिति है। अब ये भाजपा के लिए भी है कि भाजपा जब 2014 से लगातार, अच्छी खबर है इंडिया के लिए क्या एनडीए के लिए? नहीं, मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये भारतीय राजनीति में, चुनावी राजनीति का एक स्टेटस को है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उसके सामाजिक जनाधार को अभी भी गैर भाजपा शक्तियां उसको डिकोड करने या उसको भेजने की इलाकों में मजबूत पकड़ नहीं कर पाई हैं। ये सीधा कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त पकड़ है और उसका जो जनाधार है बहुत ही विस्तृत है, टिकाऊ है। पिछले 10 साल से उसके अंदर कोई इधर उधर नहीं हुआ है। पिछले उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव था उसमें बहुत इस तरह की चर्चाएं होती थी, सारी चर्चाएं गलत साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत ही मजबूत आधार पर खड़ी हुई है। अभी तक जो गैर भाजपा शक्तियां हैं ऐसा ना कुछ कर पाई हैं, ना दिखा पाई हैं, ना इस तरह का कोई संकेत है कि वहां पे वो भाजपा के जनाधार को हिला पाएंगे। यहाँ पर दक्षिण भारत में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत में एनडीए 80 से 90 पर, इंडिया 50 से 60, ये अच्छा खासा इजाफा किया है। पूरब में क्या बदला है? देखिए, बदला यह है कि आप अगर मोटे तौर पे देखें, जिसमें 100, 200, 243 की जो एक साधारण सामान्य मैं एनालिसिस सबको देता हूं अपने दर्शकों के समझने के लिए कि 100 सीटें, टोटल 543 सीटें हैं संदीप। 100 सीटें ऐसी जहां भाजपा नाराज है, उसमें ज्यादातर दक्षिण भारत की, ठीक ना, सीधे सीधे। 200 सीटें ऐसी जहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस की सीधी फाइट है, जहां पे भाजपा का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, 91%, ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त, वो अधिकांश उत्तर में है। और 243 सीटें ऐसी जहां भाजपा वर्सेस क्षेत्रीय दल। अब इन जगहों पे कांटे की लड़ाई है। यहाँ 57 से लेकर 43% तक दिया, मतलब 50 से नीचे आ जाता है। हाँ, वो भारी पड़ जाते हैं, बिल्कुल भारी पड़ जाते हैं। तो ये जो लड़ाई है ये 3 गुटों में हिंदुस्तान में ये बटी हुई है। अभी तक जो हमने 3 हिस्सों का जो ऊपर टॉप बैंड पे आपके आंकड़े चल रहे हैं उसमें मैं पूर्वी भारत का जानना चाह रहा था। वहां पर ये एनडीए देखिए आगे बहुत दिख रहा है। हाँ जी। पर दरअसल 2019 की तुलना करें तो ये एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं, इंडिया के लिए अच्छी खबर। इंडिया के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि 2019 में सबसे बड़ा जो स्वीप था एनडीए का वो बिहार का था। अगर आप पूर्वी भारत की बात करें, बिहार का स्वीप जिसमें 1 सीट केवल इंडिया गठबंधन के लिए, अब वो महागठबंधन का आंकड़ा। अब देखिए, कोई भी, ये बात सारे समझदार जानते हैं कि
वो बोले महागठबंधन का अंक गणित चलेगा लेकिन केमिस्ट्री नहीं चलेगी, ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है 2015 में जो विधानसभा चुनाव बिहार के हमने देखे, उसमें महागठबंधन के गणित ने जिस तरह से रौंदा, ठीक है ना, उसमें सबको अपने दिमाग से ये कलेवर निकाल देना चाहिए कि अंक गणित के कोई मायने नहीं है। नहीं होते हैं, अंक गणित कुछ के जगह होते हैं भरपूर और मायने कुछ जगह नहीं होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के भी मायने में इस बात में Yes. मानता हूं, क्योंकि जब हम देखिए, हमने जानबूझ के आंकड़े मोदी वर्सेस राहुल गांधी के जो आंकड़े निकाले, वो इसलिए निकाले ताकि एक आपको गैर कांग्रेस गैर भाजपा जो जनाधार है तमाम राज्यों में, उसका भी एक जनमानस आपको समझ में आए। और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कौन से घटक या कौन से दल हाथ मिला रहे हैं और उनका कन्वर्ज करता है वोट बैंक या बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें ट्रांसफर कराने न केवल हाथ मिला रहे हैं संदीप, महाराष्ट्र की ही तर्ज पे बिहार में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिर कौन किस सीट पे चुनाव लड़ रहा है। जो स्थिति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की होती है 200 सीटों पे, मैं आपको आज बता सकता हूं जिन जिन जगहों पे बीजेपी वर्सेस जेडीयू का मुकाबला होगा वो मामला लगभग एक तरफा जाएगा। लेकिन जहां पे बीजेपी के घटक दल वर्सेस आरजेडी का मुकाबला होगा, वहां पे मामला एक तरफा आरजेडी की तरफ जाएगा। जहां पे बीजेपी वर्सेस आरजेडी का मुकाबला होगा बिहार में, वहां कांटे की टक्कर होगी, लेकिन आरजेडी का पल्ला भारी होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना। जो अभय कह रहे थे, जहां पर गठबंधन है पहले से, वहां इंडिया भारी पड़ेगा या पड़ सकता है एनडीए पर। बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए एक चुनौती है। ये चुनौती है। बात बताऊंगा यशवंत जी की बात का लाभ उठाते हुए, वो ये है कि उत्तर प्रदेश का 2019 का गठजोड़ था सपा बसपा का, उसके बारे में अक्सर ही कहा जाता है गठजोड़ फ्लॉप हो गया। बात सही है, वो गठजोड़ जैसा जो उसने उम्मीदें बंधाई थी पूरी नहीं हुई, लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद उसने भाजपा की सीटें कम की नहीं की। हाँ, 73 से 62 हो गई। कोई राष्ट्रीय केमिस्ट्री, राष्ट्रीय रसायन शास्त्र नहीं था, लेकिन उस अंकगणित के दम पर भी उनकी 10 सीटें तो कम करी नहीं थी उसने। और वो अगर उसके साथ रसायन शास्त्र भी होता तो बहुत कम कर देता। नहीं, अबे आप ही की बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के चारों तरफ घिरे हुए जो राज्य हैं उसे घेरे हुए। राजस्थान में 25 में से 25 एनडीए, 24 बीजेपी और 1 हनुमान बेनीवाल, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में, बिहार में 40 में से 39, छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9। तो उत्तर प्रदेश दरअसल परसेंटेज में, स्ट्राइक रेट में सबसे कमजोर साबित हुआ। वहां कमजोर कर दे। अच्छा, दूसरा ये है कि बाकी जगह जो है 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, उत्तर प्रदेश की वजह से फिर वो 86-87% पे आ जाता है। अच्छा, अब मैं एक और बात छोटी सी कहूंगा कि अब जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में सब लोग अलग अलग हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो उनका कैसे गठजोड़ होगा। एक कल्पना की जाए कि वहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में एक गठजोड़ होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संभावना बहुत ही कम है। ये गठजोड़ होता है और साथ में इंडिया गठबंधन भी बना हुआ है पृष्ठभूमि में। कुछ ना कुछ टूटा फूटा जैसा भी हो, वो एक वैकल्पिक नैरेटिव पेश कर रहा है। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जो भाजपा को कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन वो पर नहीं हो पाएगी, क्या हो पाएगी बात अलग है। अभी तो दूर की कौड़ी दिखाई देती है। एक बात इसमें मैं साथ में जोड़ना जरूर चाहूंगा, प्रदीप जी ने इशारा भी किया उस ओर। देखिए, ये गठबंधन की अरिथमेटिक विधानसभा चुनाव में ज्यादा बेहतर कामयाब होती है अपोजिशन के लिए। लोकसभा चुनाव में एक ओवरलैपिंग, ओवर आर्चिंग एक नैरेटिव जो मोदी फैक्टर का आता है। जैसे अगर आप बिहार में देखें मोदी वर्सेस राहुल के नंबर, तो आप पाएंगे बड़ी तादाद में नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस वोटर का एक नहीं फैक्टर नहीं है। मैं वहां पे नीतीश फैक्टर है। मोदी वर्सेस नीतीश देखें तो शायद बेहतर तस्वीर आएगी। लेकिन एक आपको आश्चर्य बताएं, मोदी वर्सेस नीतीश की तस्वीर मोदी वर्सेस राहुल से भी खराब है। हाँ, तो नीतीश कुमार की जो स्थिति है अभी वहां पर, वो राहुल गांधी से भी दयनीय स्थिति में पहुंच रही है। नहीं, हम इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी बना देते हैं। ये बीजेपी के नैरेटिव को ज्यादा बीजेपी वो इसलिए समझने नहीं, ये बात सही है आपकी, कोई शक की बात नहीं है कि मोदी मैं एक छोटी सी बात कह दूं, जो मोदी जी की हस्ती है उसके मुकाबले बाकियों की हस्ती बहुत पीछे, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म वो ठीक है, वो एक नैरेटिव नहीं संगठन मौजूद नहीं है। नहीं, अबे भाई वो एक चीज को इतना स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं होता। वो सारी चर्चा इसी बात पर केंद्रित हो जाए कि मोदी बनाम कौन, तो फिर चर्चा ही बेमानी हो जाती है, फिर वो चुनावी चर्चा नहीं हो रही है। पर यहां पर जो सवाल था प्रदीप जी मेरा, पूरब, पश्चिम और दक्षिण की अगर हम बात करें तो टक्कर बराबर की दिखाई दे रही है। ये
बीजेपी को मतलब उत्तर भारत में प्योरली मैक्स करना होगा, वही 95% से 100% का स्ट्राइक रेट लाना होगा अगर 300 का आंकड़ा पार करना है। 400 वाली स्थिति तो नहीं दिखती है अभी। नहीं, देखिए, बीजेपी को अगर 2019 की परफॉर्मेंस रिपीट करनी है तो नॉर्थ इंडिया में जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसको भी रिपीट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई कहीं उसको जो है बहुत बड़ी छलांग नहीं मिल रही है कहीं पे ऐसा नए कि कोई नया एरिया जो या एक एरिया ये भी फतह कर ज्योग्राफिकल दिया। जो है एरिया में बीजेपी का विस्तार पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। तो इसलिए ये चुनाव एक तरह से रेप्लिकेट होगा 2019 के चुनाव की ही तरह से कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, उतनी ही कमजोर है। तो बात अटकेगी आकर वही 100 200 वो 243 बहुत सीधा वो अंक जो गणित है। 200 सीटें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर है, दरअसल वो 2024 का चुनाव तय करेंगे। क्या ये कहना गलत होगा प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल सही होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि ये जो अलायंस की बातें हो रही हैं, देखिए अभी 20 तारीख को पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए। उन्होंने कहा कि अगर आपने अलायंस किया टीएमसी से तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया उनका अपमान होगा। तो किसी भी हालत में उन्होंने कहा वो किसी अपोजिशन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक बाई इलेक्शन जीते हम, वो भी तोड़ लिया। तो जो कांग्रेस की इकाई है पश्चिम बंगाल की, वो बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि खत्म हो जाएगी पार्टी, लोग छोड़ देंगे बड़े पैमाने पर पार्टी उसी को लेकर तो अभी अंतर तो वो मतलब वो सीट एडजस्टमेंट पर जो बहुत सी चीजें वो टिकी वो है, बिल्कुल जायज बात आप कह रहे हैं। वो उसमें अंतर कलह भी पूरे है, इक्वेशन उसमें को बदल सकता है। कौन कितनी दरियादिली दिखाता है, कौन कितना झुकने को तैयार होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इन तीन इलाकों की तस्वीर तो दिलचस्प है। तो बात कर रहे थे पश्चिम भारत की, जहां पर महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है वो बढ़त बना रहा है एनडीए के मुकाबले। गुजरात 2019 की तस्वीर ही पेश करता दिख रहा है। लेकिन तीन इलाकों की जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, दिलचस्प बात यह है कि इंडिया और भारत दोनों बराबरी पर खड़े हैं। तो अब बात करेंगे उत्तर भारत की। 8 बजे इंतजार कीजिए। उत्तर में ऊंट किस करवट बैठेगा? समीकरण ऐसे ही रहेंगे या बिल्कुल पलट जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल। अभी तक आपने पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत की जनता का मूड आंकड़ों के जरिए समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के ओपिनियन पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तीनों जोन का डाटा यह बता रहा है कि जितनी सीट एनडीए को मिलती दिख रही है, उतनी ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। और अब मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के राज्यों की जनता का मूड, जो इस ओपिनियन पोल की फाइनल तस्वीर सामने लाएंगे। यही वो आंकड़ा होगा जो तय करेगा कि देश की जनता का मूड एनडीए के साथ है या फिर इंडिया गठबंधन इस बार चौंकाने वाला है। उत्तर भारत का जो डाटा मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, राजस्थान जैसे वो बड़े राज्य भी हैं जहां पिछले दिनों मोदी के नाम पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तस्वीर क्या होने वाली है? क्या खेल पलटने वाला है या फिर बीजेपी और बड़ी ताकत के साथ उभरकर सामने आने वाली है? बस कुछ ही देर में 2024 के पहले ओपिनियन पोल की फाइनल तस्वीर आपके सामने होगी। हमारे साथ खास पैनल है जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी हैं, साथ ही सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही लखनऊ से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इलेक्शन सेंटर, जहां मेरे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। उत्तर भारत के ओपिनियन पोल से जुड़ा कुछ खास डाटा आपको बताने वाले हैं। विवेक। धन्यवाद रोहित। ये
ये जो जोन है उत्तरी जोन, ये लोकसभा सीटों के लिहाज से भी काफी अहम है। कुल 180 लोकसभा सीटें हैं। तो अब आपको मैं गिनाने जा रहा हूं कि इस जोन में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 29, दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 5, चंडीगढ़ में 1 और लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट। अब आगे बढ़ते हुए हमने यहां पर यह सवाल पूछा कि अगर डायरेक्ट चुनाव करा लिए जाए तो लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग चुनेंगे या फिर राहुल गांधी को। उसका जो जवाब है वो भी काफी दिलचस्प है, वो हम आपको आंकड़ा बता देते हैं, राज्यों के हिसाब से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 60% लोग मोदी के नाम से सहमत है, राहुल गांधी में 30% लोग सहमत है, मध्य प्रदेश में 66% और राहुल गांधी में 28%, राजस्थान में 65% और राहुल गांधी पर 32% लोग सहमत हैं, पंजाब में नरेंद्र मोदी 35% लोगों की पसंद है तो 36% राहुल गांधी, हरियाणा में 47% लोग पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को तो 36% लोगों ने वोट किया है राहुल गांधी के लिए, दिल्ली में 66%, राहुल का ग्राफ यहां आधे से भी कम है 30%, हिमाचल प्रदेश में 72% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया और 26% लोग जो थे वो ओपिनियन पोल में राहुल के नाम से सहमत थे। उत्तराखंड जो है उसमें 60%, 31% राहुल के नाम पर और जम्मू कश्मीर में 58% लोग जो थे वो नरेंद्र मोदी के नाम से और 35% जो लोग थे वो राहुल गांधी के नाम से सहमत थे। तो ये हमने आपको दिखा दिया उत्तरी जोन का आंकड़ा। अब उत्तरी जोन के अलावा पूरे भारत का आंकड़ा क्या कहता है, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं अखिलेश आनंद के पास डेटा सेंटर में। तो अब तक का जो आंकड़ा आपने देखा उसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला। यानी अब यह आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो क्या होगा। चूंकि अब हम पहुंच गए हैं उत्तर भारत, हिंदुस्तान की हृदय स्थली। अब देखिए आपके सामने वो आंकड़े धीरे धीरे करके आएंगे। सबसे पहले वोट प्रतिशत के लिहाज से आप देखिए एनडीए के खाते में 50% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं 36% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और अदर्स की बात की जाए तो 14% लोग अदर्स के नाम पर भी सहमत हैं। यानी अभी के मुताबिक ये जो रायशुमारी की गई है, सी वोटर की तरफ से सर्वे किया गया, उसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से क्या कहानी सामने आ रही है वो आपने देख लिया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे आंकड़ों में, यानी सीटों में। सीटों में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या स्थिति होगी जरा वो देखिए। इंडिया 150 से 160, ये देखिए जबरदस्त बढ़त आप देख रहे हैं, 150 से 160। जबकि एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, जबकि इंडिया महागठबंधन की बात की जाए तो 20 से 30 और अदर्स 0 से 5, यानी बीजेपी सहयोगियों के साथ 150 से 160 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है उत्तर भारत में। और यहां पर इंडिया गठबंधन बहुत पीछे जा चुका है, पिछड़ चुका है, महज 20 से 30। तो अभी की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर भारत में एनडीए को भारी बढ़त, उत्तर भारत में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल रही हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक जो नंबर सामने आया, आपने देखा उत्तर भारत में बीजेपी कैसे लीड ले रही है। और अब फाइनल नंबर, यानी इन आंकड़ों को अब आप देखिए कलेक्टिव तरीके से, यानी जब इन आंकड़ों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा। अब आप देखिए वोट प्रतिशत की बात सबसे पहले मैं कर रहा हूं। एनडीए 42% वोट एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 38% और अदर्स के खाते में 20%। तो ये तो हमने आपको प्रतिशत के लिहाज से बताया। अब हम इन आंकड़ों को सीट में कन्वर्ट करेंगे। क्या होने वाला है,
लोकसभा की 543 जो सीटें हैं, इनमें किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, ये जरा गौर फरमाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी जनता का मूड क्या है। और ये देखिए, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। साफ साफ एक बार फिर से अभी की तारीख में अगर वोट हो जाए तो ये सर्वे तो यही कहता है, 295 से 335 सीटें बीजेपी की अगुवाई में एनडीए हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन देखिए पिछड़ रहा है। 165 से 205 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। अदर्स लगभग आप समझ लीजिए ना के बराबर 35 से 65। हालांकि हो सकता है हंग असेंबली की स्थिति में यह भी महत्वपूर्ण हो जाए अगर इसी तरह की स्थिति आगे आने वाले दिनों में बनती है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, इस रायशुमारी के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई साफ साफ नजर आ रही है। ये अभी की स्थिति है, मौजूदा स्थिति है। जिन लोगों के पास हम पहुंचे ये उनका आकलन है। रोहित। बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त की बड़ी खबर जो आपने आंकड़ों के जरिए भी बताई कि एनडीए को 295 से 335 सीट मिलने का अनुमान, इंडिया को 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान। ये पहला ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज और सी वोटर का बता रहा है। उत्तर भारत में एनडीए को भारी बढ़त, 150 से 160 सीटें एनडीए को मिल सकती है, यह अनुमान है सर्वे के मुताबिक। तो अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई, फाइनल तस्वीर 295 से 335 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की अगर मैं बात करूं, एनडीए जीत सकता है, यह अनुमान है सर्वे का। मेरा सीधा सवाल यह था कि 295 से 335 सीट मिलने का अनुमान एनडीए को है। आप लोग नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। हालांकि पहला ओपिनियन पोल है, मैं कहूंगा आपका फर्स्ट रिएक्शन ये जो फाइनल फिगर निकलकर सामने आई है। रोहित जी देखिए, बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपके एग्जिट पोल को बिल्कुल सम्मान है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ना एग्जिट पोल पे ना एग्जैक्ट पोल पे जी मैं किसी पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं सीधा जब रिजल्ट आते हैं उसी पे बिलीव करता हूं और जनता के पल्स पे बिलीव करता हूं जी। क्योंकि जनता की पल्स को जितना मोदी जी समझते हैं उतना शायद ही अभी भारत की राजनीति में कोई और समझता हो। ये सबको ही अग्री करेंगे जितने विशेषज्ञ। और अभी का जो मूड जा रहा है जनता का, जो मूड ऑफ द नेशन जा रहा है, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कयास लग रहे थे कि राजस्थान में सरकार बनेगी नहीं बनेगी, गहलोत जी की बहुत अच्छी योजनाएं आई हैं, बहुत ग्राउंड रिकवर कर गए हैं, हर हालत में गहलोत जी आ सकते हैं, लड़ाई बहुत अच्छी है। नतीजा क्या हुआ? 116। यही चीज़ मध्य प्रदेश में हो रहा था, मध्य प्रदेश में हो रहा था। हम कहते थे बम्पर मेजोरिटी पे सरकार बनेगी, कोई नहीं मान रहा था। हाँ, ओपिनियन पोल हमें मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हुए लास्ट में दे रहे थे कांटे की टक्कर में। नतीजा क्या हुआ? 164। छत्तीसगढ़ में तो हमको वाइप ऑफ कर दिया गया था, रूल आउट कर दिया गया था, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे एग्जिट पोल हो जी, चाहे एग्जैक्ट पोल हो। नतीजे क्या रहे? और प्रधानमंत्री जी ने तीनों जगह हमारे कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया था कि तीनों राज्यों में हम सरकार बना जा रहे हैं और तेलंगाना में हमारा मत प्रतिशत दोगुने से ज़्यादा होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो बड़े सम्मान के साथ आपके ओपिनियन पोल को मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अभी देश, ये चुनाव संकल्प का चुनाव है। पहला चुनाव आशा का था, दूसरा चुनाव विश्वास का था। मोदी जी पे जनता ने विश्वास किया, 2019 में उनको दोबारा लाए। और ये तीसरा चुनाव होगा देश की जनता के संकल्प का, प्रधानमंत्री के संकल्प का, कि भारत को अब विकसित बनाना है। और इसमें 140 करोड़ भारतीयों का योगदान होगा और निश्चित तौर पे मुझे पूरा यकीन है इससे बहुत अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। ठीक है, आपका कहना है ये आंकड़ा बढ़ेगा। रोहन गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी बताइए, जो इंडिया की बात करें 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान, और सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, सबसे ज्यादा बढ़त उत्तर भारत में है। वही इंडिया की अगर बात करें तो उत्तर भारत में बहुत बड़ा नुकसान, क्या कहना आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जो चार बड़े राज्य जो मैं देखता हूँ, बिहार की हम बात करें, महाराष्ट्र की हम बात करें, वेस्ट बंगाल की हम बात करें और कर्नाटक की बात करें, अगर हम जमीनी स्थिति की बात करें, ये चारों जगह पे भाजपा का बुरा हाल है। आपका सर्वे जो भी आंकड़े बताए, मैं वैसे भी क्योंकि सैंपल साइज है, अभी काफी समय है चुनाव में, इस सर्वे पे मैं बात नहीं करूंगा। अगर हम जो ये चार राज्यों की जमीनी स्थिति की बात करें, वहां पे 180 सीट है
वहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ है, बिल्कुल साफ है। हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र में हम 40 सीटों की बात करें, बिहार की हम 40 सीटों की बात करें, वेस्ट बंगाल की हम बात करें, अगर ये 180 सीटों में से भाजपा बिल्कुल ही बुरी तरह से अपना प्रदर्शन करे तो ये आंकड़ा कहीं पे आने की बात ही नहीं। दूसरी बात, आपने यूपी का आंकड़ा दिखाया, अगर ये सारा वोट जुड़ता है एसपी और कांग्रेस, मैं ये नहीं कहता हूं कि टोटल 1+1 2 होता है, बट इट इज ऑलवेज, जब यूनाइटेड एक फाइट होता है तब उसका फायदा ऑपोजिशन को मिलेगा ही। तो वहां पे ये आंकड़ा देखना कि 2 से 6 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगी। नहीं, यूपी में तो बिखराव भी होगा। बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो एंटी बीजेपी जो वोट है वो तो डिवाइड होगा। रोहन गुप्ता जी, क्या आप इस बात को मानते हैं? आप जब इंडिया गठबंधन कहा, अगर हम आज मानते हैं, जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो एसपी कांग्रेस, ये आपने कांग्रेस प्लस एसपी लिख के दिखाया हुआ है, तो मैं तो गठबंधन की बात करूंगा। तो अगर मैं ये सिर्फ ये चीजों को साथ में रखता हूं, अगर ये 180 प्लस यूपी की 260 सीट में से मेरा जो आकलन है कम से कम 100 सीटों का उलटफेर होने वाला है, अगर वो हम गिनते हैं तो ही आपके आंकड़े घूम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जमीनी स्तरों के जो आंकड़े हैं और जो आपके आंकड़े हैं उसमें काफी अंतर है। तो ये 4 राज्यों में ही जो उलटफेर होगा उससे भाजपा का जो सत्ता का पासा है वो पलट जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, इससे पहले मैं राजकुमार भाटी साहब के पास जाऊं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी बम्पर सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। इस अनुमान के बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर इमरान ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में आ जाए। सुनिए क्या कुछ कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने। अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले 1 महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल जाए। नहीं, पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये तो मायावती जी को तय करना है, बसपा को तय करना है। राजकुमार भाटी साहब, क्या कहना है आपका? एक तरफ जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है और दूसरा बड़ा सवाल साथ ही साथ, जैसे ये आंकड़ा आया है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी कह रहे हैं कि मायावती जी को आना चाहिए इंडिया गठबंधन में। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ये हमारी शुरू से नीति रही है। हम हमेशा, हमारी पार्टी भी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी भी और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां भी लगातार ये बात कह रही हैं कि जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, जो बीजेपी विरोधी पार्टियां, वो सब एक मंच पर आएँ। हमारी कोशिश है कि हम एनडीए के खिलाफ हर सीट पे एक कैंडिडेट दें। तो ये तो हमारी पुरानी पॉलिसी है और हम चाहते हैं कि जो बीजेपी के विरोधी हैं वो हमारे साथ आएँ। अब ये बहन जी को तय करना है कि वो विरोधी हैं या समर्थक हैं। दूसरे जो अभी अजय आलोक जी कह रहे थे, आपने उनकी बात पर शायद ठीक से गौर नहीं किया। वो एक बड़ी गंभीर बात कह गए कि वो एग्जैक्ट पोल में भी विश्वास नहीं करते, वो तो केवल रिजल्ट पे ध्यान रखते हैं, वो तो नतीजों पे विश्वास करते हैं। यानी पोल कुछ भी हो, नतीजे ये मैनेज कर लेंगे। इसका संकेत तो यही जाता है। इसे मैं लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बयान मानता हूँ। तीसरी बात, जो ये सर्वे है, इस सर्वे बिल्कुल ठीक है, आपका कतई सही है, लेकिन ये सर्वे उस समय हुआ है जब इंडिया गठबंधन अभी न्यूट्रल गियर में है। अभी गियर डाला ही नहीं है हमने, अभी तो रेस पकड़ी नहीं है जी। जैसे ही हम रेस पकड़ेंगे, इन 100 सीटों का हम फेरबदल कर देंगे। 100 सीट इधर की आप उधर गिन लें और फिर देखें किसकी सरकार बन रही है। और ये हमारी गारंटी है कि 100 सीटें इनमें से बीजेपी की माइनस होनी, 100 से भी ज़्यादा माइनस हो सकती हैं। बीजेपी 200 से 235 के, एनडीए मतलब 200 से 235 के बीच रहने वाला है और उधर जो का जो आंकड़ा है वो 300 से ऊपर जाने वाला है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है। अभी ना संयुक्त घोषणा पत्र आया है, ना मुद्दे बताए गए हैं, ना संयुक्त रैलियां शुरू हुई हैं। जैसे ही एनडीए जो इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू होंगी, माहौल बदलेगा। लोगों की जो नाउम्मीद हो चुके हैं लोग, उनके अंदर उम्मीद जगेगी कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। भाटी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जनता का क्या कुछ कहना है ये जो आंकड़ा सामने आया? संजय, जल्दी से मैं आपके पास जितने लोग हैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया आप जरूर लें।
बिल्कुल, जनता की बात जनता के मुंह से ही सुनेंगे। सर सब जल्दी से बता दें कि एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे है उसके हिसाब से अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगा, क्या रिएक्शन? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 305 से लेकर 335 तक जो है इनकी सीटें आनी चाहिए। उसका रीज़न जो है सबके सामने है, जो ये काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, जो मोदी जी के नेतृत्व में सब सड़कों का जाल फैला हुआ है हर जगह जो है। मतलब लोगों का ये कहना है कि आज की तारीख में जिसका काम नहीं हुआ है वो कभी नहीं हो सकता। सर क्या लगता है ये जो बम्पर जीत मिलती दिख रही सर्वे में, क्या रीज़न आपको नजर आता है? ये जो जीत दिख रही है ये इसका मेन कारण है कि 9 साल में देश का बहुत ही विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हम आत्मनिर्भर हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस बार 300 से 350 सीटें ले जाए। क्षेत्र में विकास हुआ सर, मानते हैं, सहमत हैं इनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में, मतलब न केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के देशों में भी भारत की प्रशंसा इसीलिए हो रही है कि पहले भारत में कुछ भी नहीं होता था। कहा यह जाता था कि भारत में सुई से लेकर और तलवार तक सब बाहर से ही आता है, और आज तलवार तक और तलवार से बढ़ के तोप तक भारत बना रहा है। तलवार सब बन नहीं देश में, तो पर तलवार देश में बन रही है, आप कह रहे हैं सब कुछ देश में। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से आज हिंदुस्तान विश्व स्तर पर पहुंच गया है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें जो संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की बात भी हम चाहते थे कि हम जरूर अपने इस कार्यक्रम में रखें। अब हमारे तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं जल्दी से आऊंगा। जी अजय जी, आपके पास आ रहा हूं। एक प्रतिक्रिया मुझे बड़ी जरूरी, भाटी साहब ने जहां बात छोड़ी थी बीएसपी को लेकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मैं प्रदीप जी आपसे इस बात की शुरुआत करूंगा। देखिए, अगर अभी जो सर्वे सामने आया, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर सामने आई है, भाटी साहब कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि सब लोग आ जाएं, लेकिन बीच में खबरें आई कि सपा विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है, तो जो एंटी बीजेपी वोट से उनका डिवाइड होना तो तय है। नहीं, देखिए रोहित जी, अगर कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी चारों मिलते हैं तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन हमने देखिए, भविष्य तो मैं नहीं जानता, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो इतिहास से, अतीत से सबक अगर लेना चाहें आप, देखें 1971 को याद कीजिए। मैं बार बार जब अलायंस की पॉलिटिक्स की बात होती है 71 और 89 का उदाहरण देता हूँ। 71 में इसी कैलकुलेशन में कि कांग्रेस को कभी 50% या उससे ज़्यादा वोट नहीं मिलते, उसके खिलाफ पड़ते हैं 50% से ज़्यादा वोट, हम अगर सब मिल जाएं तो हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। ग्रैंड अलायंस बना था, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मल्टी स्टेट पार्टियां थी, बड़े नेता थे, नतीजा ये हुआ बम्पर मेजॉरिटी मिली इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। तो बात फिर देखिए, जब भी चुनाव की होती है, केमिस्ट्री और अर्थमेटिक की बात होती है। अर्थमेटिक बड़ा लुभाती है, केमिस्ट्री पता नहीं चलती क्योंकि वो ज़मीन पर होती है। तो केमिस्ट्री अगर बन जाए, अगर ये पार्टियां इकट्ठा होती हैं, उनकी केमिस्ट्री बनती है, तो परिवर्तन निश्चित रूप से हो सकता है। ये कोई नहीं कह सकता कि असंभव है, कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पिछले 9-10 साल में बीजेपी ने अपना सोशल बेस, सामाजिक आधार बढ़ाया है और उसको पुख्ता किया है, उसको तोड़ने के लिए आपको चुनाव से 3 महीने पहले अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। उसके लिए लंबे समय तक जमीन पर काम करना पड़ेगा। विनोद जी, ये बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि आ जाना चाहिए, भाटी साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी को हराने वालों को आ जाना चाहिए, लेकिन चाहने और होने में तो बड़ा अंतर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बसपा को आ भी जाए बसपा और नहीं भी आए बसपा, तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का फायदा किसको होगा आखिरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इस समय भारतीय जनता पार्टी का अगर डबल इंजन कहीं वाकई कारगर है तो उत्तर प्रदेश पे, वहाँ मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता है, तो दोनों जाके प्लस हो जाती हैं। उस प्लस की काट के लिए आपको अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस और जयंत चौधरी, इनको मिला करके ही आप मुकाबले में उतर सकते हैं, क्योंकि भाई भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव रोक करके आप उसमें मुकाबला बना सकते हैं। जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात यह है जो प्रदीप जी ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, 2 उदाहरण हमारे सामने, 2019 का सपा बसपा गठबंधन का और 1993 का सपा बसपा गठबंधन का। 93 में अयोध्या की घटना के बावजूद 1 साल बाद मुलायम सिंह यादव फिर शपथ ले रहे थे, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन की केमिस्ट्री बन गई थी।
2019 में केमिस्ट्री नहीं बनी, खाली इतना नुकसान हो पाया कि 73 सीटों से बीजेपी गठबंधन 64 सीटों पर आया, लेकिन बढ़त उसकी रही। तो जब तक केमिस्ट्री नहीं बनेगी, जब तक वोट ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक खाली नंबर जोड़ने से बात नहीं बनती है। और इसके लिए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कि दल ही नहीं मिले, दिल भी मिले। बिल्कुल। मैं अभय दुबे साहब आपका रिएक्शन भी चाहूंगा इस पर कि क्या ये जो अलायंस होने की बात है, भाटी साहब कह रहे हैं कि अभी तो न्यूट्रल में खड़ी है, लेकिन ये गियर तो डालना पड़ेगा किसी ना किसी को। मायावती आए गठबंधन में या नहीं आए, इसके लिए किसी को तो गियर डाल के आगे जाना पड़ेगा। ये अब ऐसा दौर है कि पहले गियर से काम नहीं चलेगा, तीसरे और चौथे गियर में डालकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, एनडीए से लड़ना है। देखिए, राजकुमार जी ने जो बात कही है उससे मुझे श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है, मशहूर राग दरबारी जी, उसकी याद आ गई। उपन्यास की शुरुआत ही होती है एक ट्रक से जी, और उस ट्रक का जो गियर है जब वो टॉप में डाला जाता है तो वो टॉप में डालते ही अपने आप न्यूट्रल में चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर राजकुमार जी कह रहे हैं कि उसको तो अभी तक टॉप में डाला ही नहीं गया है, वो न्यूट्रल में ऑलरेडी रखा गया है। तो मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन ने दरअसल जिस दिन से वो बना है बड़ी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। भाटी साहब की बात भी यही कह रही है, हम लोग भी यही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां पर न केवल इंडिया गठबंधन को एक बड़ा गठजोड़ बनाना है, अंकगणित बनाना है, रसायन शास्त्र बनाना है, ऐसा करने के बाद वो भाजपा से 20, 25 या 30 सीटें छीन सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा को बुरी तरीके से हरा देगा वहां पे, मेरा मानना है कि इतना गठजोड़ बन जाएगा तो वो ये कर सकता है कि भाजपा फिर भी 80 में से 50 सीटें जीत सकती है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 सीटें जीत लेगा। बड़ी खबर, ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद देश की सियासत में हलचल है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने संकेतों के जरिए पीएम दावेदार की रेस में नीतीश कुमार की एंट्री करा दी है। नीतीश को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है केसी त्यागी ने। एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे। वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सबसे चमकीला आपके इससे भी साबित हो गया है और वैचारिक तौर पर भी श्रेष्ठता कायम हो गई। नीतीश कुमार के गतिशील और कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। जातिगण जनगणना में भी हमने लीड ली, इंडिया गठबंधन बनाने में भी हमने लीड ली, लिहाजा हम सबसे आगे। एक छोटा सा रिएक्शन रोहन गुप्ता जी आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता साहब, केसी त्यागी जी कह रहे हैं नीतीश सबसे चमकीला चेहरा है, तो चेहरे को लेकर भी अभी तक लगातार कशमकश जारी है, दावेदारियों का दौर जारी है। अभी केसी त्यागी साहब ने भी एक दावा ठोक दिया एक तरह से। देखो, हर पार्टी को अधिकार है कि अपने नेता को प्रोजेक्ट करे, उसमें कुछ गलत नहीं है। और यही इंडिया गठबंधन की मैं बोलूंगा विशेषता है कि हर पार्टी को अपने दायरे में रह के अपनी बात करने का अधिकार है। एनडीए तो खत्म हो चुका है, जब भाजपा ही बची है। मुझे बताइए एनडीए में कौन सी बड़ी पार्टी बची? एआईएडीएमके भी चला गया। अभी तक तो भाजपा एनडीए की बैठक करने का नाटक करती थी, 38 पार्टियों को इकट्ठा किया, आज सारे कहाँ हैं? कहीं पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी मेरे साथी भाटी जी ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन जब अपना गियर चेंज करेंगे, इस प्रकार से कैंपेन होगा, जमीनी मुद्दों की बातें होंगी, तब मुझे लगता है काफी मुद्दे क्लियर होंगे और एक बिल्कुल रोहन गुप्ता जी मैं आपको रोकूंगा। हमने जब तय किया है जी, बिल्कुल गियर चेंज होगा, सभी को इंतजार है कि गियर कब चेंज होगा। अब मैं एक और चर्चा के अगले पॉइंट पर आऊंगा, बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अजय आलोक साहब, एक बड़ा सवाल ये कि बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राज्य इस ओपिनियन पोल में भी बात निकलकर सामने आई, ये बड़ी चुनौती है। और आप जिस लक्ष्य का आप दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार इन प्रदेशों में कैसे पार पाएंगे? क्योंकि बिहार में बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, पंजाब में आपके पास कोई बड़ा गठबंधन का सहयोगी नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में सरकार है आपकी, लेकिन वैसा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर आपको मजबूत साथियों की जरूरत है, लेकिन ये साथी तो इंडिया की तरफ चले गए हैं। देखिए, चूंकि मैं बिहार का हूं जी और बिहार की राजनीति को समझता भी हूं, जानता भी हूं। आज भी हम बिहार में 17 पे हैं, बिहार में आप हमें 16 से 19 दे रहे हैं जी। लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि जैसे अभी सब लोग बात कर रहे थे कि राजनीति केमिस्ट्री से चलती है, फिजिक्स और मैथ से नहीं चलती जी।
जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, ये घमंडिया की, तो उसके बाद से 3 उपचुनाव हो चुके हैं जिसमें बीजेपी अकेली लड़ी थी, कोई अलाई साथ में नहीं था जी। ये मिलकर संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, सारा माले, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू सब मिलकर लड़ रहे थे। क्या हुआ नतीजा? तीनों के 3 हम जीत गए। मत प्रतिशत हमारा 50% से ऊपर। बिहार में निश्चित तौर पे मान लीजिए कि हम 30 से 35 के, कम से कम 30 से 35 के बीच में रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका कहना है कि 2014, 2019 दोनों उदाहरण है जी। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है जी। अब मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूँ कि भाई उद्धव ठाकरे जो अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे उनको कांग्रेस का वोटर वोट दे देगा या एनसीपी का वोटर वोट दे देगा? बता दें बस। यशवंत जी, एक अहम सवाल, ये बीजेपी के लिए राज्य चुनौती है, इस बात से अजय आलोक जी का कहना है कि हम इस चुनौती से उभर आएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन 38% वोट इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 42%, यानी अगर ये आंकड़ा भी देखें, अगर इस आंकड़े को हम गौर से देखते हैं, यानी 2% का भी इधर उधर हुआ तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती है, यानी मामला इंटरेस्टिंग है। ये तो नहीं होगा जी, नहीं होगा। मैं उसका कारण बताऊं। ओवरऑल इंडिया में जब आप वोट शेयर देख रहे हैं तो आपको 38 और 42 का गैप दिख रहा है, लेकिन अभी अभी आपने उत्तर भारत का देखा, कितना बड़ा गैप था, 15% का गैप था जी। वही सेम दक्षिण भारत में उल्टा है, जो विपक्ष का गैप है वो 15 से 20% बीजेपी या एनडीए से ज्यादा है। तो ये दरअसल ऑल इंडिया लेवल पे जो एवरेज आपको 42 और 38 का गैप दिख रहा है, रीजनल या राज्यों के लेवल पे ये गैप नहीं है। इनफैक्ट आपने जब उत्तर भारत के देखे, आपने वहां पे ऐसे कितने राज्य हैं जहां बीजेपी लगभग 50% तक ऊपर है, 60% तक का वोट शेयर टच कर रही है। उसी तरह दक्षिण भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी शून्य है, वहां पे उसका खाता ही नहीं है। तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया के आंकड़ों में भले ही ये मुकाबला 42 और 38 यानी 4% के गैप का आपको दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है हर राज्य में मुकाबला काफी ज्यादा बड़े गैप का है, सिवाय वो 4-5 महत्वपूर्ण राज्यों को छोड़कर जहां पे कांटे की टक्कर है। और इसीलिए आपने जो राज्य गिनाए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन 3 राज्यों से ही दरअसल अंत में सारा अंक गणित और केमिस्ट्री सारी चीजें तय होगी। और मैं अजय जी की इस बात से सहमत हूं कि अभी इस समय ओपिनियन पोल में सारी चीजों में हम केवल अंक गणित देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि दरअसल कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा इन राज्यों में। महाराष्ट्र में मैंने जैसे बोला कि एनसीपी के कैंडिडेट जहां पर होंगे अजीत पवार के, वहां बीजेपी के वोटर को दुविधा होगी वोट देना है कि नहीं देना है। उसी तरह कांग्रेस के कैंडिडेट जहां पर होंगे वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोटर दुविधा में पड़ेंगे वोट देना है कि नहीं देना है। और अजय जी के राज्य बिहार का जहां तक सवाल है, नीतीश जी का नाम कितना भी ऊपर किया जाए, लेकिन सच्चाई यह है आज की तारीख में इंडिया अलायंस के अंदर सबसे कमजोर कड़ी अगर कहीं पर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड की आएगी। और जनता दल यूनाइटेड के जितने कैंडिडेट बिहार में लड़ेंगे वो दरअसल बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा होगा अगर वो ज्यादा कैंडिडेट देते हैं बिहार में तो। यशवंत जी, लेकिन बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र करीब 130 के करीब जो सीट बनती है, तो यहां पर अगर पंजाब की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, अब बिहार का आपने जिक्र किया, अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती पंजाब में सीधे तौर पर हम देखते हैं। वोट परसेंटेज के मामले में भी हम वहां पर देखते हैं, पंजाब का अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो सबसे जो चौंकाने वाला तो नहीं कहूंगा, यानी सबसे कम आंकड़ा वहीं साफ तौर पर दिखता है। महाराष्ट्र में भी जो स्थिति है, बड़े उलझा हुआ सा गणित महाराष्ट्र में। देखिए, पंजाब बीजेपी के गणित में वैसा है जिसमें अगर वो कुछ स्कोर कर ले जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड मतलब माइनस करके चलते हैं कि हमारा पर्चा अच्छा नहीं है। जैसे तमिलनाडु अच्छा नहीं है, केरल अच्छा नहीं है, पंजाब अच्छा नहीं है। और इन तीनों राज्यों के बावजूद भी बीजेपी 19 और 14 में अपने बल पे मेजॉरिटी में आई थी। अब रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र क्रिटिकल है। मैंने आपको जैसे बोला, पंजाब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पंजाब में इंडिया अलायंस के इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस की भरी पूरी परीक्षा होनी है जी, इसलिए पंजाब हम क्रिटिकल नाम ले रहे हैं। लेकिन दरअसल जो असली आंकड़े के हिसाब से चुनौती होने वाले राज्य हैं वो दरअसल 3 ही हैं, बंगाल, बिहार और तीसरा महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों के अलावा किसी भी और राज्य में उस तरीके का क्लोज मार्जिन वाला खेल नहीं है कि बड़ा क्लोज है, ऊंट किसी भी करवट बैठेगा इधर। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी एक बात आपको बता दें,
उत्तर प्रदेश में भी 2019 में महागठबंधन के आंकड़े हम लोग ने बिहार की तरह से देखा। बिहार के बाद में जो बीजेपी ने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक सबक सीख के आगे गए कि उन्होंने 50% की रणनीति अपनाई कि अपनी लाइन लंबी खींचो, 50% वोट पार करो। 50% वोट पार कर लिया तो विपक्ष कितना भी एक हो जाए, आप बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे। मुझे लगता है यही चीज बीजेपी शायद ट्राई करेगी, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगी महाराष्ट्र में भी, जहां सारे विपक्ष का एका वहां पे उनके जो भी है, कितना सक्सेसफुल होता है वो देखने की बात होगी। राजकुमार भाटी साहब, आपके पास आऊंगा क्योंकि उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात, जहां पर 80 सीटें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक वहां सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और भाटी साहब, बिल्कुल सीधे तौर पर अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पैन यूपी में जो कि लड़ सकती है हर सीट पर। लेकिन जब गठबंधन की बारी आती है, क्योंकि सामने चुनौती भारतीय जनता पार्टी की है और बीएसपी को लेकर मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, आपने भी यही बात कही कि क्लियर कट कि हां साथ रहना है नहीं रहना है, क्योंकि जो 2019 का भी जिक्र था, आपको नुकसान हुआ, बसपा तो फायदे में रही। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, अगर ये बहुत लंबी गई तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को इसका फायदा होगा? नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे मन में एक संशय है, हो सकता है आप उसका समाधान कर दें। आपके सर्वे के अनुसार, जिसे हमने स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो सर्वे को नहीं मान रहे, एनडीए विरोधी 68% वोट है, 38% इंडिया को, 30% अन्य को, ये एनडीए विरोधी वोट है। लेकिन जब आपके रिपोर्टर बात करते हैं तो उन्हें एक भी आदमी 67% में से नहीं मिलता बात करने के लिए। 5 लोग खड़े हैं, पाँचों के पाँचों एनडीए के समर्थक हैं। ये खेल क्या, ये खेल हमारी समझ में नहीं आया। जरूरी नहीं आप जवाब दें, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता था। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे जोश खरोश से चुनाव हुआ था, बीजेपी का पूरा प्रचार में ताकत झोंकी थी। हमें 37% वोट मिला, उन्हें 39% वोट मिला। उसमें ना कांग्रेस हमारे साथ थी, ना और दल साथ थे। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि यूपी में स्थिति इतनी खराब नहीं है। मैं देशमुख साहब से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, सर्वे कई बार सैंपल के ऊपर भी होते हैं, कहाँ किन किन क्षेत्रों में हुआ है, कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी ख़राब नहीं रहनी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत नीचे ले आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दुबे जी कह रहे थे कि 50, बीजेपी को हम 25 से नीचे ले आएंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। जी अजय आलोक साहब, ये तो भाटी साहब का दावा 25 से नीचे ले आएंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी देखिए, 2 बातें कहना चाहूँ। पहले बात तो भाटी साहब गलत आंकड़े दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट सारे आपके दर्शक खोल लें, चेक कर लें। हम 57 सीट हारे थे 2022 के चुनाव में, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ के हुआ था 41.29 और भाटी साहब की पार्टी को आया था 32.1% वोट। इतना अंतर है 10% का, इसलिए गलत आंकड़े मत दीजिए। दूसरा, वो डिंग हाँकने वाले रोहन गुप्ता जी, उनकी पार्टी को आया था 2.3% वोट। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितने लड़े सबको पता चल गया। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मिला भी दीजिए, आप जो कह रहे थे बहुत मजबूती से लड़े, सब कुछ लड़े, 35%। तो फिर मैं कहता हूँ अरिथमेटिक पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, कोई अरिथमेटिक पे जाने की आप गलत बात है यहाँ पे केमिस्ट्री पे जाने की। चुनाव कुछ भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खोल लीजिए ना भाटी साहब, मोबाइल पे ही होगा, गूगल कर लीजिए, क्या इस पर बहस करना है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश या भारत का मतदाता ये सोचता है कि पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं वो देश के लिए हुए हैं या नहीं हुए। उस पैमाने में जो परसेप्शन जनता के बीच में, ये मेरा परसेप्शन या आपका परसेप्शन नहीं है, और उसके बाद वो कंपेयर करता है उसको पिछले 10 साल से, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे 10 साल को पिछले 10 साल से कंपेयर करेगा जी, तो परसेप्शन सामने आता है और रिजल्ट सामने आ जाता है। और बाकी चीज रही बात हमारे नेतृत्व की नीयत, हमारे नेतृत्व की सोच और हमारे नेतृत्व की पकड़ जनता में जिस तरह है, वहां पे तो अभी आपके सामने आपके नेतृत्व का कहानी निकल गया कि नीम के पेड़ पे करेला चढ़ने को तैयार है, नीम घास ही नहीं दे रहा है। ठीक है अजय आलोक साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं हमारे तमाम एक्सपर्ट भी एक उनकी प्रतिक्रिया भी लेता हूं जी। विनोद अग्निहोत्री साहब कुछ कहना चाहते हैं। विनोद जी, ये जो दावे जरूर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हम खास तौर पर बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जितनी भी बात करें, वास्तविकता यह है कि इस पूरे गठबंधन में अभी तक जो है समाजवादी पार्टी को अगर आप छोड़ दें तो और कोई कांग्रेस में उतना दम उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है।
व्यवहारिक बात है। अगर हम बात करें गाजियाबाद से गाजीपुर तक अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो समाजवादी पार्टी के पास कैडर है, उसके पास कार्यकर्ता है, वो सब दिखते हैं। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन रिवाइव होगा कैसे होगा अगर सपा बसपा भी बाहर है, वो भी अलग लड़ती है? जी देखिए, पहली बात तो एक संशोधन मैं करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी भी पैन उत्तर प्रदेश में उसका आधार उतना वेस्टर्न यूपी में मजबूत नहीं है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आके अटक जाती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा बेस वोट नहीं है जो रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है उसके पास। ये एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने, इसीलिए फिर उसको जयंत चौधरी से गठबंधन करना पड़ता है आरएलडी को साथ लेकर के। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर 2% से कम हो गया विधानसभा चुनाव, लेकिन आज भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पैन यूपी में है। वो गाजियाबाद में भी मिल जाएगा, वो गोरखपुर में भी मिल जाएगा, वो ललितपुर में भी मिल जाएगा और वो सहारनपुर में मिल जाएगा। वो एक कांग्रेस की थोड़ी बहुत जो ताकत है जो ग्लू का काम कर सकती है, लेकिन वो ग्लू कैसे बनेगा? इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन सामने, देखिए बीजेपी पैन यूपी पार्टी है, बीजेपी गाजियाबाद से गोरखपुर तक गाजीपुर तक जो है उसका कार्यकर्ता भी है, उसका वोट भी है और उसका लीडर भी है। ये बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने कि और फिर उसने इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर को भी साथ में ले लिया, उन्होंने जो है अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर के एक जो है बड़ा अम्ब्रेला बना के बीजेपी मैदान में उतरती है, जो अभय जी हमेशा कहते हैं कि सामाजिक आधार उसने अपना बड़ा किया है। ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपना सामाजिक आधार कितना बढ़ाएगी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए बीएसपी का उसके साथ आना जरूरी है। तभी क्यों बीएसपी पैन यूपी पार्टी है, भले उसका वोट 12% हो रह गया हो और विधायक एक हो, लेकिन उसका वोटर जो कोर वोटर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप जी। देखिए, लड़ना और लड़ते हुए दिखना चुनावों में दोनों चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और अब ये दौर है जब कैडर की बात हो चाहे वोटर की बात हो, वो अपनी पार्टी को अपने नेता को लड़ते हुए देखना चाहती है, देखता है, जो अमूमन हम लोग देखते हैं। उसके बाद कैडर मोटिवेट होता है। लेकिन ये स्थिति भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, सबसे बड़ी यही चुनौती उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में बाकी हम चाहे जितनी पार्टियों की बात कर लें, लड़ाई असली जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बीजेपी का जितना बड़ा सोशल बेस पिछले 9-10 साल में हो गया है, उससे जीतना सपा के लिए बहुत कठिन है। 2022 में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश की अखिलेश यादव ने, जब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और एक दो और नेताओं को जोड़ा, तो लेकिन उसके बाद उनको साथ रख नहीं पाए। चुनाव खत्म हुआ और वो गठबंधन खत्म हो गया। जैसे 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन खत्म हो गया। तो अपने बेस को बढ़ाने की कोशिश को स्थायी करने में अभी तक अखिलेश यादव सफल होते हुए दिखाई नहीं दिए, और जब तक बेस उनका सामाजिक आधार नहीं बढ़ता तब तक जो है वो लड़ाई जीतना उनके लिए बहुत कठिन है। यशवंत जी, बिल्कुल क्विक रिएक्शन आपका। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर भारत का, 80 सीटों वाला। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के वोट परसेंटेज को अगर 19 में देखें और अभी जो हमारे सामने जो इस बार की प्रोजेक्शन है, देखिए 2.5% वोट पे पार्टी आके अटक गई। मतलब मायावती जी का तो 12% वोट एक ब्लॉक ऐसा है जिस वोट को लेकर के वो अभी भी दम ठोक करके दावा कर सकती कि जिसके खाते में जाऊंगी वहां वोट पड़वा दूंगी। अब 2.5% वोट के ऊपर दरअसल कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि अब वो सीटों की संख्या के ऊपर भी निगोशिएट करने की स्थिति में है या नहीं है। और 2019 में जितना हमको बाकी लोग सही कर सकते हैं, जितनी हम लोग ने अखबार में पढ़ा था कि लगभग 17 सीट तक समाजवादी पार्टी देने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार 30 सीट से नीचे राजी नहीं हो रहे थे। आज तो स्थिति यह है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 छोड़िए 7 भी सीट देने की तैयारी में या मनस्थिति में है या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। तो सीटों का बंटवारा, सीटों का गठबंधन, और एक बस लास्ट बात बोलूंगा, न्यूट्रल गियर से गियर चेंज करना, अगला जो है 5वें गियर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी यहाँ पे केवल न्यूट्रल गियर से फर्स्ट। ठीक है यशवंत जी, मैं रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। और बिल्कुल भाटी साहब, अब गियर डाल दीजिए क्योंकि इस चर्चा में आप ही ने किस गियर का जिक्र किया था। अभी अगर न्यूट्रल में ज्यादा देर तक गाड़ी रही तो ये ठीक नहीं है न्यूट्रल, क्योंकि आगे तो चलना होगा कहीं ना कहीं। मतलब आगे पहला गियर तो डालना होगा या रिवर्स डालना है, वो अब आपको तय करना कौन सा गियर आप लोगों को डालना है। तो बहरहाल पहला ओपिनियन पोल आपके सामने है, इसकी पहली तस्वीर आपके सामने है, और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जारी, और हमारी भी तैयारी पूरी है। इसीलिए एबीपी न्यूज
आपके लिए लेकर आया पहला ओपिनियन पोल और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखते रहिए। तो एबीपी न्यूज पर लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल आपने देख सकते हैं आपके सामने और फाइनल फिगर आपके सामने है। सीधे तौर पर कहा जाए एनडीए 295 से 335 सीट और इंडिया गठबंधन 165 से 205, यानी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तीसरी बार फिर मोदी सरकार।